नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी घर पर रहकर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। छात्रों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण हम सब विद्यालय में आप सबको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमने ऑनलाइन ही विधि का चयन किया है ताकि आप सबको ही घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त हो सके छात्रों। और आप सभी का सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अभी तक हम सफल भी हुए हैं। छात्रों, एक और महत्वपूर्ण बात पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि कक्षा 12वीं में जो हिंदी विषय है उसमें पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसी बदलाव पे अब आज सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में आपके चेंजेस आए हैं सत्र 2020 और 21 में, वही आज हम पहले देखेंगे। छात्रों, आप सभी के पास जो सीबीएसई ने 2020 और 21 के सत्र में से लगभग बहुत सारे जो पार्ट हैं वो हटाए हैं, उनको आज हम देखेंगे। पहले सबसे पहले आपके पास बादल राग पहले से ही नहीं थी। ये पिछले 2 सालों से ही सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से सिर्फ पढ़ने योग्य ये कविता रह गई थी। उसके साथ ही जो पहली कविता है आत्मपरिचय, वो भी इस सत्र में हटा दी गई है क्योंकि विद्यालय में तो शिक्षण जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ की नहीं जा सकी हैं अभी। तो लगभग ये पाठ्यक्रम में से इतने जो पाठ हैं वो हटाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम जो पाठ्यक्रम है वो सीमित किया जाए और उसी से जो सत्र है वो आगे चलाया जाए। तो आत्मपरिचय कविता मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी। जिन्होंने नोट्स कर लिए हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं की तो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी है पतंग कविता, जो पार्ट 2 काव्यखंड से था वो भी हटा दी गई है। बात सीधी थी, जो कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने और बात सीधी, जो 2 कविताएं थी उनमें से जो भाग 2 है बात सीधी थी वो हटा दी गई है। और उमाशंकर जोशी जी की छोटा मेरा खेत, गद्य खंड से चार्ली चैपलिन यानी हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी हटा दी गई है। तो छात्रों, ये 5 कविताएं जो हैं वो आपके सिलेबस से काव्य खंड से हटा दी गई हैं। और कौन कौन सी अब कविताएं हैं हमारे पास? कविता के बहाने कविता हमारे पास है, कैमरे में बंद अपाहिज हमारे पास है, सहर्ष स्वीकारा है, उषा कविता, कवितावली, रुबाइयाँ, गज़ल। तो ये कविताएं कुल लगभग 6 कविताएं हम पढ़ेंगे, 5 हटा दी गई हैं। तो इन कविताओं को हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ये लगभग काव्य खंड में सिर्फ 6 कविताओं को ही हमें देखना है और उसी को हमने पढ़ना है। अब गद्य खंड की बात करते हैं। गद्य खंड में से चार्ली चैपलिन यानी हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध है शिरीष के फूल, वो हटा दी गई हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कितने चैप्टर रह गए? 6 चैप्टर। भक्तिन जो कि हम पढ़ चुके हैं, बाजार दर्शन हम पढ़ चुके हैं, काले मेघा पाने दे, पहलवान की ढोलक, नमक और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ हमारे जो हैं ये हम पढ़ेंगे इस सत्र में। और बाकी जो 2 पाठ हैं वो आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। बात करते हैं वितान भाग 2 की। तो वितान में से कोई भी पार्ट को नहीं हटाया गया है। सिल्वर वेडिंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज जो जूझ पार्ट है वो मैं प्रारंभ कर रही हूँ। साथ में छात्रों, जो हमारा लेखन है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। वो जो मैं आपको जितने भी लेखन से संबंधित वीडियोस आपको दे चुकी हूँ उनको आपने पढ़ना है। और साथ में ही समाचार लेखन अर्थात मीडिया से संबंधित प्रश्न हैं जो मैं कक्षा 11वीं में भी आपको करा चुकी हूँ और कक्षा 12वीं में भी मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ। साथ में ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नोट्स दूँगी जो कि आपने नोट करने हैं और स्वयं उसकी तैयारी करनी है। बाकी जो भी क्वेरीज रहेंगी वो आप तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तो पूछेंगे। तो ये हमारा क्या था, आज सिलेबस था जो जिसमें परिवर्तन आया है। और अब कुल मिला के हमें 6 कविताएं और 6 ही हमें गद्य खंड से पाठ पढ़ने हैं। और वितान पुस्तक से हमें जो है पूरे ही पाठ कुल 4 ही पाठ हैं तो उनको पढ़ने हैं। सो वितान से आज पार्ट 2 हम प्रारंभ करेंगे। सिल्वर वेडिंग हम पढ़ चुके हैं। आज का महत्वपूर्ण पाठ जो हमारे पास है
वो जूझ है। छात्रों, आप सभी को पता है कि जूझ का मतलब संघर्ष, किसी चीज़ से जूझना, किसी चीज़ से संघर्ष करना। तो आनंद यादव जी ने ये आत्मकथानक जो यहाँ पर उपन्यास लिखा जूझ, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और वही आज हम पढ़ेंगे, जो कि क्या है, आनंद यादव जी का ही अपनी ही आत्मकथा पर उन्होंने ये उपन्यास लिखा है कि किस तरह वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए। तो जूझ का अर्थ क्या हो गया? संघर्ष। उससे पहले हम आनंद यादव जी के विषय में पढ़ेंगे। आनंद यादव सन 1935 में कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और पूरा नाम आनंद रतन यादव उनका है और पाठकों के बीच में आनंद यादव के नाम से वो क्या है, प्रसिद्ध है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर और डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनकी। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह और समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच में क्या हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो कि उनका कौन सा है, उनका आत्मकथानक जो उपन्यास है और उसे लिया गया है, जो कि 1990 में इसी आत्मकथानक निबंध जो उपन्यास है उनका जूझ, उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं पाठ जूझ, जो कि आनंद यादव जी के आत्मकथानक क्या है, उपन्यास है। लेखक अपने जीवन को याद करते हुए बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में हर किसी को संघर्ष करना होता है और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बिना संघर्ष के हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। तो लेखक इसी पाठ के माध्यम से, इसी उपन्यास के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में संघर्ष हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है और बिना संघर्ष की सफलता क्या नहीं है, वो हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। लेखक क्या कह रहे हैं, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती। लेखक का मन पाठशाला अर्थात विद्यालय जाने के लिए तड़पता था, लेकिन उनके पिता जो थे उनके सामने उनका साहस नहीं होता था। मैं पढ़ने जाऊंगा, डर लगता था कि हड्डी पसली एक ना कर देगा। इसीलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करने रहने पर भी हम कुछ नहीं करेंगे और हमारा हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा की समझ से था वह दादा के समय से नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठो हुआ आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार मन में चलते रहते थे। दिवाली बीत जाने पर भी महीना भर में ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से एक अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जहाँ चारों ओर कोलू चलने लगते थे तो बाजार में गुड़ की बहुतया हो जाती थी और भाव नीचे उतरते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 के गुड़ बहुत आता था और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग के विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिनों तक खेत में खड़े रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़े रहने वाले ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए सारे गांव भर में हमेशा हमारा जो कोलू था वो सबसे पहले चलता था।
अब लेखक ने कहा कि पाठशाला जाने का उनका मन करता था, लेकिन अपने पिताजी के सामने वो कैसे बात करें। वो चाहते थे कि कोई उन्हें विश्वास दिलाए कि पढ़ने की का महत्व क्या होता है, तो वह पाठशाला जा सके। वो सोचते हैं कि जीवन भर खेती के काम करने रहने से कुछ हाथ नहीं लग रहा है। जो हमारे बाबा के दादाजी के समय का था, वो अब पिताजी के समय में नहीं रहा। यह खेती हमें दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, हमें गड्ढे में ही डाल रही है। यहाँ तक कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो पैसे हाथ आ जाएंगे। और विठोबा आणा जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही संघर्ष किया था और अपने जीवन में वो फिर क्या बने, प्रसिद्ध कारोबारी बने। तो वो कह रहे हैं कि विठोबा आणा की तरह वो भी क्या करेंगे, अपना कोई कारोबार कर सकेंगे, पढ़ लेंगे। तो अंदर ही अंदर इस तरह के विचार उन्हें क्या कर रहे हैं, मन में खाए जा रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कि उनके पिताजी को शिक्षा का महत्व समझ आए। अब दिवाली बीत जाने के 1 महीने भर में ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। ईख अर्थात गन्ने की खेती, और गुड़ निकालने की गुड़ निकालने का जो तरीका है, यहाँ पर उसकी बात लेखक कर रहे हैं कि ये दादा अर्थात लेखक के पिता में से ये सोचते थे कि ईख का भाव अर्थात गन्ने का भाव अच्छा खासा मिल जाएगा, तो वो सबसे पहले गुड़ बना लेंगे। और लेखक कह रहे होता भी यही था कि इस बात पे पिताजी की समझ थोड़ा ठीक थी कि किस तरह से अगर वो सबसे पहले कोल्हू अर्थात गन्ने बनाने की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ कर देंगे, तो बाज़ार में उनको भाव अच्छा, गुड़ की कीमत अच्छी मिल जाएगी। अगर वो बाद में गुड़ बनाते हैं तो तब तक सब लोग बना लेते हैं और बाज़ार में गुड़ की कीमत, जो गुड़ का भाव है वो गिरने लग जाता है। तो फिर लेखक कह रहे हैं कि हमारा जो तीसरे नंबर का गुड़ होता है, जो कि इतना अच्छा नहीं होता, उससे तो लोग पूछेंगे भी नहीं अगर हम देर में गुड़ बनाएंगे तो। और लेखक कह रहे थे किसान का दूसरा मत और था, जो साथी किसान थे, कि उनका मत ऐसा होता था कि अगर गन्ने को कुछ दिन खेत में ही रख दिया जाए तो उसका रस गाढ़ा हो जाता है और गुड़ भी अच्छा निकलता है। परंतु लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की सोच ऐसी नहीं थी। मेरे पिताजी सोचते थे कि जल्दी जल्दी वो गन्नों को काट दें और जल्दी जल्दी उसका गुड़ तैयार कर दें और उसका भाव उन्हें अच्छा मिल जाए। इसीलिए हमेशा जो पिताजी थे वो गांव में सबसे पहले गुड़ बनाने के लिए जो कोल्हू चलता था उसे शुरू कर देते थे। तो ये लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से उनका मन पढ़ने के लिए लगता था और पिताजी के सामने वो ये बात रखना चाहते थे, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और किस तरह से आगे उन्होंने खेती की बात की कि किस तरह से हम जो खेती करते थे उसमें किस तरह की व्यवस्था होती थी और किस तरह से हम भाव की अपेक्षा रहते थे। आगे लेखक कर रहे हैं, इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हो गई और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर के उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर ही रहे थे। हम दोनों ही थे, इसीलिए यह सोचकर कि माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। लेके कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस साल भी क्या कर दी, जो गन्ने बनाने की जो हम हमेशा जो गन्ने से जो गुड़ बनाते थे, इस साल भी हमने सबसे पहले गुड़ बनाकर मार्केट में उसे बेच दिया, उसका भाव में मिल गया और हमने अपना काम जल्दी निपटा दिया। अब और काम में हम व्यस्त हो गए। लेखक कह रहे हैं कि जैसे कि सभी लोग धूप सेक रहे थे और माँ क्या थी, धूप में कंडे अर्थात गोबर जो होता है, गोबर को चपटा किया जाता है और उसे किसी दीवार पे किसी ठोस वस्तु पर रख दिया जाता है ताकि बाद में वो आग जलाने के काम आए। उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे एज अ चूल्हे में लकड़ी के रूप में उसे प्रयोग करते हैं या फिर कई तरीके से उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसी गोबर को प्रॉपर पानी उसमें थोड़ा सा डाला जाता है, उसे सही तरीके से आकार देकर उसे किसी ठोस चीज़ पर
थाप दिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि मैं बाल्टी भर पानी लाया और मैं माँ के साथ कुछ ना कुछ बात कर ही रहा था। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं माँ से अपनी बात छेड़ दूँ, और मैंने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात को तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है ना। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब मव्य के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ काम नहीं रहा। इसीलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने की बात कर, मेरे विषय पढ़ने के बारे में बात कह। आज ही रात में उसके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह समझा सकेंगे। कह रहे हैं कि मैंने माँ से बात की। माँ ने कहा कि तुझे तो पता ही है कि पढ़ने लिखने की बात सुनकर वो जंगली सुअर की तरह जो तुम्हारे पिताजी हैं वो गुर्राते हैं, वो पढ़ने लिखने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और तुम्हें मालूम ही, तुम्हें ज्ञात ही है कि कैसे वह फिर इस विषय में सुनकर कैसे गुर्राने लग जाएगा, किस तरह से घर में कलेश हो जाएगा। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, क्योंकि घर का जो माहौल था उस हिसाब से माँ बहुत अच्छे से समझती थी कि पिता का व्यवहार कैसा है। लेखक ने कहा, मैंने माँ खेती का सारा काम बेच चुका है, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर गांव के सरपंच दत्ताजी राव सरकार से तुम पढ़ने की बात करोगे तो शायद उन्हें समझ में आएगा, और मैं भी आपके साथ चलूँगा और शायद वही पिताजी को कुछ समझा पाएंगे। तो पिताजी की समझ में आ सकेगा। तो छात्रों, यहाँ तक जो आत्मकथानक उपन्यास जो लेखक आनंद यादव जी का है, उनमें पढ़ने की बात उन्होंने की और वास्तव में उन्होंने कहा है कि जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ता है, और किस तरह से लेखक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उन्हें विद्यालय जाने का अवसर मिले और वो पढ़ सके। तो ये जो 2 पेज हैं आज हमने पढ़ लिए हैं छात्रों। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।